अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमें कोई फ्रैक्शन दी हुई है तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो फ्रैक्शन कोई बड़ी है या छोटी है, या उसका असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर हम कैसे पता लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें ये फ्रैक्शन दी हुई है 5/3, 3/7, और इसके अलावा अगर हमें दिया हुआ है 9/8, तो हम कैसे डिसाइड कर सकेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो पहले नंबर पे आएगी, मीन्स कि कौन सी फ्रैक्शन वो बड़ी है, एंड देन कौन सी उससे छोटी है, एंड देन अगेन कौन सी फ्रैक्शन जो है वो उससे छोटी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम जो है वो तीन केसेस डिस्कस करेंगे ताकि आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। ये क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यूज़ के तौर पे मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और इनको हम जो है वो मुख्तलिफ केसेस में पहले देखेंगे। तो केस वन डिस्कस कर लेते हैं। केस केस वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास जो फ्रैक्शन दी हुई है, फॉर एग्जांपल ये जो सीक्वेंस है 3/5, 3/9, 3/7, ये केस कौन सा है? ये ऐसा केस है कि जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर में जो पावर है, अब न्यूमरेटर क्या होता है? ये फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसे हम डिनोमिनेटर का नाम देते हैं। तो अब इस केस में ये ऐसा केस है कि जिसमें न्यूमरेटर में पावर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो सेम है, मीन्स कि यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। न्यूमरेटर में सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है। तो इसका जो है हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में हमने ऐसी वैल्यू चेक करनी है कि जो सबसे छोटी हो, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू ये फर्स्ट वाली है, तो इट मीन कि ये वाली वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे इसका मतलब है कि 3/5 आएगा, ये सबसे बड़ा होगा। अब देखिए कि इसके बाद हमने चेक करना है कि 5 से छोटा नंबर जो है वो 7 है। इट मीन्स कि इस वैल्यू के बाद जो है वो बड़ी वैल्यू ये है, देन ये हमारे पास जो है वो बड़ा होगा किससे? 3/7 से। इसी तरह सबसे जो बड़ी वैल्यू है डिनोमिनेटर में वो 9 है। इट मीन्स के ये वाली वैल्यू जो है वो सबसे छोटी है, तो इसे हम फिर इस ऑर्डर में तरतीब दे सकते हैं। मीन्स कि ये सबसे बड़ी है, उससे छोटी जो है वो ये वैल्यू है, एंड देन ये वैल्यू है। तो इस तरह हम जो है वो केस वन में अगर इस तरह का केस हो तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो कैसे अरेंज करना है। तो पेपर्स में अक्सर जो है वो ऑर्डर अरेंज करने के बारे में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट केस देखते हैं। केस टू हमारे पास जो है वो केस टू केस टू में क्या होगा जी? केस टू हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो 5/9 प्लस 6/9, उसके बाद जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दिया हुआ है 7/9, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी है और कौन सी उससे छोटी है, एंड देन उससे छोटी है। तो ये जो केस है मैंने तरतीब दिया, इसको जो है वो इसके जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं सारी वो एक जैसी हैं। पहले केस में हमने क्या देखा कि उसके डिनोमिनेटर में सॉरी न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ थी वो सेम थी। यहाँ पे डिनोमिनेटर में सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है। तो यहाँ पे हमें चेक करने के लिए कि कौन सी वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी है, हमें ये चेक करना होगा कि इसके न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखें, ये 7 चूँकि सबसे बड़ा है न्यूमरेटर में, इट मीन्स कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारे पास जो है वो 7/9, 7/9 सबसे बड़ी होगी। और इसके बाद 7/9 के बाद हमारे पास जो बड़ी वैल्यू होगी, यहाँ पे हमारे पास 7/9 जो है सबसे बड़ी होगी। इसके बाद देखें कि न्यूमरेटर में इससे 7 से जो छोटी वैल्यू है वो 6 है। देन इसका मतलब है कि ये जो है वो इससे छोटी होगी, सबसे बड़ी ये होगी, तो इससे छोटी जो है वो हमारे पास 6/9 होगी, एंड इससे छोटी जो है वो 5/9 होगी। इसी तरतीब से ये भी चेक करना है। तो ये तो हमारे पास जो है वो दो केसेस हो गए। अब तीसरा केस जो है हमारे पास, उसमें क्या होगा जी? केस थ्री, केसरी देख लेते हैं कि इसमें जो है वो मिक्स ऑर्डर होगा, यानी कि डिनोमिनेटर और जो न्यूमरेटर है वो सेम नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो 5/9 और 7/3, 1/5। अगर हमें ये वैल्यू दी गई है तो हम कैसे चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, एंड देन कौन सी सबसे छोटी है?
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए दो मेथड हैं, दो बल्कि तीन मेथड हैं, तो एक या दो मेथड मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे देखें कि आपने सबसे पहले इसका एलसीएम लेना, इन सारी टर्म्स का आपने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो आप प्ले लिस्ट में जाके बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्ले लिस्ट में जाके आप एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख सकते हैं। तो इसका एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम इसका आएगा हमारे पास 9 3 5। एलसीएम मैं क्विकली थोड़ा सा फाइंड कर देता हूँ, ये आ जाएगा 3 1 और 5 3। ये मेथड हमने बेसिकली पहले वीडियो में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट ही जल्दी से ये एलसीएम फाइंड आउट करूँगा। तो इसका एलसीएम आएगा 45, इसका एलसीएम हमारे पास आ रहा है जी 45। अब ये एलसीएम है हमारे पास इन सारी टर्म्स का। तो अगर आपको पूछा जाए कि इसे आपने जो है वो अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपने सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड करना है। अब एलसीएम तो आपने फाइंड आउट कर लिया, अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपको ये करना होगा कि आपने वन बाय वन सारी टर्म्स को जो है वो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट टर्म है, इसको मैं 45 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जब इसको 45 से मल्टीप्लाई किया मीन्स के 5/9 को मल्टीप्लाई किया 45, तो इट विल बी इक्वल्स टू 25। तो ये आंसर आ जाएगा 25। इट मीन्स कि ये वाली जो टर्म है इसकी जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा, फिर यहाँ पे इसकी जगह मैं लिखूँगा 25। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आपने ये करना है कि यहाँ पे 45 को अगेन सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो जब यहाँ पे 7/3 को मैंने मल्टीप्लाई किया यानी कि सेकंड टर्म को 45 से, तो क्या आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास यानी कि ये 15 आ गया। 15 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी इक्वल्स टू 15 क्रॉस 7। जब 7 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी 105। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये जो आ गया 105, तो 105 को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, सेकंड टर्म विल बी 105। अब इसी तरह 45 को मैं इस टर्म से जो कि हमारे पास जो है यहाँ पे थर्ड टर्म है इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मीन्स के 1/5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 45 से। तो जब 45 से मल्टीप्लाई किया इट विल बी इक्वल्स टू 9, तो आंसर विल बी इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 9। तो ये हमारे पास तीन टर्म्स आ गई हैं, फर्स्ट टर्म ये थी, सेकंड टर्म ये थी एंड थर्ड टर्म ये थी। बेसिकली इसका आंसर नहीं ये आया, लेकिन यहाँ से हम जो है वो गेस कर सकते हैं कि कौन सी टर्म जो है वो पहले रखनी है और कौन सी बाद में रखनी है। तो इसको जब हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ चुका था 105। तो इट मीन्स के ये वाली जो टर्म है 7/3 इसे हम जो है वो पहले इंसर्ट करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे 105 चूँकि बड़ी थी तो इसकी क्रॉसपोंडिंग टर्म हमने पहले इंसर्ट कर दी। इट मीन्स कि ये सबसे बड़ी टर्म है। अब इससे छोटी टर्म जो है हमारे पास 25 आंसर आया, तो इसकी क्रॉसपोंडिंग जो टर्म है वो हमारे पास है 5/9। इट मीन्स कि इससे छोटी जो टर्म है वो है 5/9। इसी तरह हम चेक करेंगे कि 25 को जब हमने मल्टीप्लाई किया जब हमने एलसीएम को मल्टीप्लाई किया इस टर्म से, तो सबसे छोटी टर्म हमारे पास जो है वो ये, इट मीन्स कि ये जो है वो सबसे छोटी है, इसकी क्रॉसपोंडिंग टर्म जो कि 1/5 है। तो इसका ऑर्डर जो है हम इस तरह अरेंज कर सकते हैं। तो एग्जाम वो इस तरह पूछता है कि आपने इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये हमने जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर दिया, पहली सबसे बड़ी, देन छोटी एंड देन सबसे छोटी। तो ये था मेथड। है इस टाइप की जो हमारे पास अगर सीक्वेंस उसने दी हुई है उसे हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। आप जो है इन दोनों टर्म्स को, ये वाली जो टर्म है इन दोनों को डिवाइड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो वो ये मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और मुश्किल हो सकता है, तो आप जो है वो यही मेथड जो है वो मैं तो प्रेफर करूँगा कि यही मेथड जो है अपनाएं।